जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन पे स्पेशल ट्रांसमिशन। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन इस वक्त जारी है और बड़ी गर्मा गर्मी और बड़ी मारा मारी के साथ अफसोस की बात है कि एक शख्स जाँ बहक हो गया है जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान मारा मारी हुई है और 10 लोग जो है वहां पे जख्मी हैं। बावजूद इसके कि हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, खासतौर पर पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से तलब किया गया था, उनको भिजवाया गया था आज़ाद कश्मीर। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते भी मुसलसल गश्त करते रहे और मुसलसल ड्यूटी पर रहे। और आजाद कश्मीर की हुकूमत ने रिक्वेस्ट की थी कि सिक्योरिटी की सिचुएशन की वजह से रेंजर्स और पाक फौज के दस्तों को वहां पे तैनात किया जाए। लेकिन इस सब सिक्योरिटी अमनो अमान के इंतहाई बीफ अप होने के बावजूद आज वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुछ जगहों पर नून लीग और पीटीआई के कारकुनों की भी आपस में धींगा मुश्ती हुई, लड़ाई हुई, मारकुटाई हुई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया है। कई कारकुन जो हैं वो जख्मी हैं। पोलिंग सुबह से जारी है। आज 8 बजे से शुरू हो गई थी, 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। लेकिन क्या वजह है जो आज जो एक शख्स की हलाकत हुई है, यही कुछ हमने डस्का के इलेक्शन में भी देखा था। तो क्या वजह है, क्यों ये सियासत के अंदर तशद्दुद का एलिमेंट और खासतौर पर अब वो बढ़ के इंतखाबात के अंदर तक तशद्दुद के एलिमेंट तक पहुंच गया है। डस्का इलेक्शन में हमने देखा वहां पर भी 2 कारकुनान जो हैं वो जाँ बहक हो गए। अब आजाद कश्मीर में एक बात मैं आपसे कह दूं कि आजाद कश्मीर के इलेक्शंस तारीख में हमेशा बड़े पुरअमन रहे हैं। तो क्या वजह है कि पहली बार आजाद कश्मीर के इलेक्शंस में इस तरह से हलाकतें देखने में आ रही हैं, मारा मारी हो रही है इसकी शदीद? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कोई सियासी जमात इसकी जिम्मेदार है? कारकुनान इसके जिम्मेदार हैं? कौन इसके जिम्मेदार हैं? इस पर भी बात करेंगे और आपको लम्हा बलम्हा आजाद कश्मीर से तमाम सिचुएशन पहुंचाएंगे। हमारे वहां पे रिपोर्टर्स पूरे आजाद कश्मीर में फैले हुए हैं। एक बड़ा जबरदस्त वहां पे नेटवर्क क्रिएटेड है जो कि आपको हर हल्के से लम्हा बलम्हा सूरत हाल देते रहेंगे। रिजल्ट तो हम अनाउंस नहीं कर सकते 5 बजे से पहले, लेकिन हम आपको प्रोजेक्शन बता सकते हैं कि किस पार्टी की सीटें हासिल करने के चांसेस कितने हैं, नून की पोजीशन क्या है, पीटीआई की पोजीशन क्या है, पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है, नजर क्या आ रहा है। उसके लिए हमारे साथ तज्जियाकार भी मौजूद हैं, तो आप जुड़े रहिएगा न्यूज़ वन के इस स्पेशल आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की ट्रांसमिशन के हवाले से। ट्रांसमिशन को ओपन करते हैं डिस्कशन के लिए और जानने के लिए कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में चल क्या रहा है। मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद के स्टूडियोज में मौजूद हैं 2 बड़े ज़बरदस्त मेरे कॉलीग्स हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। एक तो वहीद हुसैन साहब हैं, न्यूज़ वन पे अपना प्रोग्राम करते हैं बयानिया, सीनियर एंकर पर्सन भी हैं। और दूसरे मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद मेतला साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, न्यूज़ वन पे अपना प्रोग्राम करते हैं माजरत के साथ। इसके अलावा हम आज़ाद कश्मीर से अपने रिपोर्टर्स के साथ भी बात करते रहेंगे और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ सियासी जमातों, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन लोगों से भी, उम्मीदवारों से भी, और इन पार्टियों के जो वहाँ के ओहदेदार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। शाहिद मेतला साहब, माजरत के साथ, हुआ क्या है आज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में? आज़ाद कश्मीर में बड़ा पुरअमन, बड़ा पुरसुकून इलेक्शन का सिनेरियो होता था, आप तो खुद वहां से होकर भी आए हैं। तो ये आज हुआ क्या है एजे के इलेक्शन में? 1 हलाकत, 10 जख्मी, कौन जिम्मेदार है इसका? बहुत शुक्रिया गरीदा, आपने इंट्रोडक्शन में बता ही दी है कि रवायती तौर पर हमने आज़ाद कश्मीर में देखा है कि बड़े पुरअमन इलेक्शन होते रहे हैं। और मैंने खुद भी अभी 2-3 शोज वहां जाके कंडक्ट किए हैं, तो मुझे वहां पे जो सियासी मेजोरिटी है वो बहुत ज्यादा नजर आई। जैसे बड़े पुरअमन लोग हैं, वैसे पूरे पाकिस्तान के लोग पुरअमन हैं, बट कश्मीर के लोग ज्यादा होता है कि बड़े पुरअमन से पुरसुकून चिल माहौल के लोग हैं। इख्तिलाफ उनमें होता है, लेकिन कभी भी इल्जाम तराशी को उन्होंने कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। इसके अलावा ना ही इन चीजों पे बिलीव करते हैं कि लड़ाई की जाए, झगड़े किए जाए, और वो भी लड़ते जरूर हैं, इंडिया वालों से लड़ते हैं, आपस में नहीं लड़ते, आपस में नहीं लड़ते हैं। तो ये इनका बड़ा हमेशा से रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने कल, जैसे आप भी बात कर रही थी कि इस दफा पहली दफा पीटीआई ने बड़ा खुल के कैंपेन की है। उस कैंपेनिंग में काफी इश्तियाल अंगेजी हमें देखने में आई। जो लोग नहीं भी थे गुस्से वाले, भड़कीले नहीं भी थे, उनको भी अच्छा खासा गुस्सा आया। अली अमीन गंडापुरा उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जी, और फिर इमरान खान साहब भी कम नहीं है। और मतलब मैंने तो आप समझते हैं कि जो सियासी जलसों में जबान इस्तेमाल की गई है ये भी पहली बार हुआ है आजाद कश्मीर में? इस किस्म की जबान सियासी जलसों में कभी आजाद कश्मीर में इस्तेमाल नहीं की गई। तो आप समझते हैं जो सियासी जलसों में जबान इस्तेमाल हुई है उसका रद्द अमल है?
कहा जा सकता है, देखिए आप जब मुसलसल इंस्टिगेट कर रहे हो चीजों को तो फिर उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं। मैंने दो चार जब वहां पे लोगों के साथ इज्तिमात में भी बातें की तो हाँ लोगों का एक ही कंसेंसस देखने में आया कि इल्जाम तराशी की सियासत नहीं होनी चाहिए, और जो लैंग्वेज अली मीन गंडापुर साहब इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने बताया भी कि हमारे यहाँ कभी भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वोट आप किसी को भी दे सकते हैं, हाँ। लेकिन इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई दायरा कार होना चाहिए, उसकी कोई लिमिटेशन होनी अच्छा, चाहिए। यही सवाल मैं वहीद हुसैन लेकिन साहब से करूंगी, लेकिन वहीद साहब आपकी इजाजत के साथ क्या हम कोटली के नुमाइंदे से प्लीज बात कर प्लीज लें, जरूर। क्योंकि कोटली में ये हलाकत हुई है, तो जरा वहां से एग्जैक्ट इनिशियल ले लें, फिर ताकि तफसील से आपका मैं जवाब लूं और आपको इंटरप्शन ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम साजिद चौधरी साहब। वालेकुम सलाम जी। साजिद साहब, ये क्या हुआ है आज आजाद कश्मीर में? कभी हमने इस तरह नहीं सुना, इस तरह की मारा मारी, इस तरह की हलाकतें। क्या हुआ है कोटली में आज? कौन इसका जिम्मेदार है? आगाज कहां से हुआ और इस वक्त वहां पे अमन और अमान की सूरत हाल कैसी है? साजिद चौधरी साहब जी, ये आज हल्का है कोटली का LA-12 चुनवई। इसका पोलिंग स्टेशन है, जंड मिठी है, ये पराई का इलाका है, चौधरी यासीन का ये अबाई इलाका है। यहाँ पे सुबह के वक्त तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान सादम हुआ है, जिसमें 2 अफराद जान बाक हुए हैं और 1 जख्मी है। पुलिस का तो जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने तो फौरी तौर पर एक्शन किया है, पोलिंग स्टेशन बंद करवा दिया है, लेकिन अमन अमान कायम किया है। लेकिन उस वजह से पूरे हल्के में शदीद कशीदगी पाई जाती है और मजीद साधन का खतरा है। अच्छा, तो इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या पोलिंग पुरअमन तरीके से बढ़ रही है या रुकी हुई है? इस वक्त क्या सिचुएशन है इस पोलिंग स्टेशन पे? इस वक्त जो सूरत नजर आ रही है पूरे जिले में, काफी जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है वो आपस में गथम गुथा है। इन इलाकों की वजह से अभी शदीद इस्तेशाल पाया जाता है। अभी पोलिंग तो काफी पुरअमन हो रही है, लेकिन काफी जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे अभी भी पोलिंग रुकी हुई है। कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ पोलिंग मटेरियली लेट पहुंचे, अभी तक पोलिंग ही नहीं शुरू हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, एक तो 6-7 हजार आर्मी के दस्ते, रेंजर्स के दस्ते वो जो हैं बुलवाए गए थे, फिर आजाद कश्मीर की अपनी फोर्स 5300 फोर्स जो है वो डिप्लॉयड थी, तो कुल मिला के कोई 32,000 के करीब जो एहलकार हैं वो पूरे आजाद कश्मीर में तैनात थे। तो उसके बावजूद सिक्योरिटी का लैप्स हुआ है। क्या हुआ ये वजह जो आज 2 हलाकतें हुई और इतने लोग? असल में ये पहाड़ी इलाका है, पोलिंग स्टेशन ऐसे दूर दूर है, वहाँ पे कुछ वो अब इस तरह पुलिस और FC और पंजाब पुलिस है, FC है, लेकिन फिर भी ये जो है कि रोड्स की बुरी हालत है वहाँ पे। कुछ अभी इन्होंने रैपिड फोर्स बनाई है, आर्मी को उन्होंने किया हुआ है, लेकिन वहाँ तक पहुँच रही है कि पोलिंग स्टेशन में अगर प्रशासन हो जाए तो वहाँ पहुँच 200 घंटे लगते हैं। अच्छा अच्छा, एक आखिरी सवाल, उसके बाद फिर मैं वहीद हुसैन साहब से जरा तज्जिया और तबसरा लूंगी। आखिरी सवाल आपसे साजिद चौधरी साहब, आपने कहा बहुत से पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जहां पे अभी तक इस वक्त क्या टाइम हुआ है, तकरीबन 2 बजने वाले, 1:30 हो गया, आपने कहा वहां पे पोलिंग ही स्टार्ट नहीं हुई अभी तक, उसकी वजह क्या है? और कोई धांधली के जो इल्जामात आ रहे हैं, कोई हकीकत है उसमें? जी, अब पोलिंग, अब जाहिर बात है, अब स्टैंप नहीं होगी, स्टैंप पैड नहीं होंगे तो पोलिंग कैसे होगी? पोलिंग मटेरियल में वो जो थैले खुले हैं उनमें पोलिंग है ही नहीं। अब ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ 4-4 घंटे बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहुंचे हैं वहाँ पे, तो अब उसमें सामान नहीं है तो वो कैसे वो पोलिंग करवाएंगे? तो कितने हल्के होंगे ऐसे, कितने ऐसे पोलिंग स्टेशन होंगे? ये तकरीबन मेरे पास जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है 6-7 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ पोलिंग। और ये कोटली के हैं, पूरे कोटली के हैं, पूरे जिला कोटली के हैं? जी, पूरे कोटली। अच्छा, ठीक है ठीक है। और धांधली के इल्जामात में कोई हकीकत है? आपने कोई ऑब्जर्व किया, कोई देखा आपने? जी, अभी तक तो ऐसी कोई सूरत नहीं हुई। कुछ इलाकों में प्रिजाइडिंग ऑफिसरान को रात को उन्होंने कवर किया था, वो रेस्क्यू कर लिए गए थे। अभी तक तो ऐसी कोई सूरत सामने नजर नहीं आई। ठीक है, चलिए साजिद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया इस वक्त अपडेट देने के लिए। आपको दोबारा भी जहमत देंगे। वहीद हुसैन साहब, क्या कहते हैं आप आजाद कश्मीर की इस वक्त सूरत हाल है, खासतौर पर जो अमन अमान की बावजूद इसके कि पाक फौज के डस्का में तो हमने देखा कि फौज को वहां बुलाया ही नहीं गया और फौज ने भी कहा कि हमें ना बुलाएं, लेकिन यहाँ पर तो फौज, रेंजर्स तैनात है, पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से गई है, और AJK में इलेक्शंस में कभी इस तरह की सूरत हाल देखने में नहीं आई। थैंक यू गरीदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस सवाल की तरफ आता हूँ आपके, पूरी दुनिया के लिए एक आई ओपनर है ये जो इलेक्शन है AJK का।
कश्मीर के साथ वहाँ पे जिस तरह से लोगों को घरों में बंद किया जाता था, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये है कि अभी भी 9 लाख से ज़्यादा फोर्सेस वहाँ पे तैनात हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, और लोग बाहर निकलते ही नहीं है। खुद ही वो इलेक्शन कराते थे, खुद ही अनाउंसमेंट करते थे, कोई कैंपेनिंग नहीं होती थी, कोई उनकी मेन जो पोलिटिकल पार्टीज हैं दे वर नॉट वेलकम्ड इन ऑक्युपाइड कश्मीर। हमारे यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। 75 के बाद ये पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ पे राइज किया गया, और फिर वहाँ पे हमने देखा कि 4 मरतबा पीपल्स पार्टी, 4 मरतबा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है, और अभी नून लीग की हुकूमत थी वहाँ पे। पूरे महीने में आपने देखा कि किस तरह ओपनली एक कैंपेन जो है वो चली, यानी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कैंपेन मेन पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, तीनों पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई आपको दिखाई दी। अच्छा, उसके अलावा वहाँ मेरा पे ख्याल है कि पीटीआई को जाता है कि वो जहां पर भी शामिल हाल होती है, लाइक जीबी का इलेक्शन इतना पुरसुकून और इतना बिल्कुल गुमनाम इलेक्शन होता था, लेकिन पीटीआई पहली बार वहां अब मैं आऊंगा आपके जी। एक तो ये एक क्रेडिट है कि पूरी दुनिया के लिए आजाद कश्मीर ओपन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एलओसी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू, जो पीस का पाकिस्तान हमेशा जो बात करता है, और जो लोगों को यहाँ पे जो हकूक हासिल हैं, यानी सियासी हकूक, माशी हकूक, समाजी हकूक, और जो मजहब के हवाले से, वो सब इंडिया के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। ये एक आपको पूरी दुनिया के लिए एक आई ओपनर आपको दिखाई देता है। लेट मी से दैट, प्लीज लेट मी ऐड दैट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, गिवन दैट कि पाक फौज के रेंजर्स के दस्ते वहां मौजूद हैं, उसके बावजूद इस किस्म की सिक्योरिटी सिचुएशन अब और उसको देखे रिपोर्ट भी किया गया है। यस, ओपननेस की मैं बात करूंगा कि इंडिया के अंदर जो कुछ होता है मकबूजा कश्मीर में, मेरा मकसद है कि जो इंडियन गवर्नमेंट करती है वो हर चीज दबा दी जाती है। आप देखें 5 अगस्त के बाद उन्होंने आपका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, मीडिया, इंटरनेट, एवरीथिंग वाज शट डाउन। बट हियर इन पाकिस्तान things are different. I mean, I'm talking about the AJK. तो मतलब इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तो आप इस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं जो कि आप बता रहे हैं, जो बड़ा जबरदस्त है, पाकिस्तान के एक तरह से क्रेडिट पर जाता है पर्सपेक्टिव। एग्जैक्टली, कि छुपाने ये कश्मीरियों का क्रेडिट है जी, कश्मीरियों का। कि आप देखें ना 47 में पूरी दुनिया ने, इंडिया ने खुद, उनका जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे जवाहरलाल नेहरू, दे कमिटेड कीजिए हम आपको आजादी के लिए आपको देंगे, हक देंगे। पाकिस्तान ने तो वो हक दिया हुआ है, चाहे वो जीबी हो, चाहे वो एजेके हो, लेकिन वहां पे आपको नजर नहीं आता। अब जो तशद्दुद की जो आपने बात की है, तशद्दुद का इशू ये है कि हमें 2010 के बाद की सूरत हाल को पाकिस्तान के अंदर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जिस तरह की तकारीर जो हैं वो धरने के अंदर हमने देखी थी, इश्तिहाल अंगेज और उस तरह की, वो चीज अब अपोजिशन में PMLN उसने उसको रिप्लेस कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी इलेक्शन हुए हैं हमारे क्या कहते बाय इलेक्शंस के अंदर, आप देख लें, आपने डस्का का जो नाम लिया, अब पिछले 4-5 हफ्ते जो है वो एक पुरजोर किस्म की कैंपेनिंग की गई वहां पे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो थे दे वर अलाउड टू कैंपेन फॉर देयर फॉर देयर पार्टी। अब वो इश्यू जो है, वो जो लीडरशिप जिस किस्म की सोच रखती है, जिस किस्म की लैंग्वेज यूज करेगी, वो आएगी आपकी सेकंड टियर लीडरशिप के अंदर, फिर उसके बाद आपके वर्कर्स के अंदर आएगी। वर्कर्स जो है वो स्ट्रीट लेवल पे ओवर वोटर्स के अंदर भी लेकर आएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ट्रेंड आपको पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को आई थिंक कि सियासी लीडरशिप खासकर जो है उनको सोच समझ, जैसे आपने अमीन गंडापुर का नाम लिया, इसी तरह मरियम साहिबा की जो स्पीचेस हैं, मतलब वो भी कोई आप देख लें कि उसके अंदर वो एक जाहिर है कि उनका अपना एक फैमिली का जो एक्सपीरियंस है, उनके अपने जो केसेस हैं, फिर उनकी जो वो ये समझती हैं कि उनके वालिद को जो है वो विक्टिमाइज किया गया, ठीक है ना जी। तो वो एक रिएक्शन के तौर पे जब सामने आता है तो वो वर्कर्स के अंदर भी आता है। एंड आई थिंक कि ये चीज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है अब एजेके के अंदर भी, वहां पे जो हमारी वेरी डेंजरस ट्रेंड, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मैं जी अब तब्दीली आजाद कश्मीर में लेके आऊंगा। उन्होंने कहा अब मैं नया कश्मीर बनाऊंगा। तो क्या इस किस्म का नया कश्मीर, एंड शायद मतलब साहब दिस इज एन ओपन डिबेट, आप कहीं पर भी प्लीज बात कर सकते हैं जहां पर भी आप समझें। जो बात वहीद हुसैन साहब कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके दो पर्सपेक्टिव हैं कि एक तो पूरी दुनिया की बशमूल इंडिया की नजरें एजेके के इलेक्शंस पे हैं, और वहां जिस तरह सिक्योरिटी का इस वक्त कंसर्न डेवलप्ड है, क्या हमें ये पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कि जी बड़ा पॉजिटिव है, दबाया नहीं जा रहा, रिपोर्ट हो रहा है बनिस्बत ऑक्यूपाइड के, या हम ये देखें कि पहली बार एजेके में इस तरह से पाक फौज और रेंजर्स की निगरानी के बावजूद सिक्योरिटी कंसर्न्स डेवलप हो रहे हैं? क्या देखें?
अच्छा, इसमें दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है जिसकी वहीद साहब ने भी बात की, आप भी वही सेम इंडिकेट कर रही हैं कि इंटरनेशनल एस्पेक्ट से भी हमें ओपननेस शो करनी चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया को भी अलाउ होना चाहिए और जो पाकिस्तानी मीडिया उसको भी अलाउ होना चाहिए, विच इज द केस राइट नाउ कि पाकिस्तानी मीडिया भी अलाउड है टू कवर एजेके इलेक्शंस और इंटरनेशनल मीडिया भी। एक तो ये, बट अगेन जो सिक्योरिटी फोर्सेस की बात कर रही हैं, दैट कैन नॉट बी ब्लेम्ड बिकॉज उनका कोई इस तरह से, ये तो इंडिविजुअल एक्ट्स है ना। हाँ, ये हुआ है कि अनलाइकली प्रीवियस प्रेसिडेंट्स, इस दफा एग्रेशन ज्यादा है, झगड़े ज्यादा हैं, बाग में भी हो रहा है, समानी अली शान पर भी हमला हुआ है जिसका कल परसों आपने कॉलम में जिक्र भी किया हुआ था, और भी इसी तरह के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मुसलसल हो रहे हैं। बट अगेन उसका सबसे बड़ा जो है एक तरह से क्रेडिट तो नहीं है, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है पीटीआई पे, चूंकि हमने देखा है कि वहीद साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज के जलसों में भी वही और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लीडरशिप जो भी हो, चाहे इमरान खान साहब हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, मरियम साहबा हैं, बिलावल साहब के अंदर आपको वो तशद्दुद वाली लैंग्वेज आप देख लें। Very frankly, I tend to disagree on this point because बिलावल बहुत अग्रेसिव थे इस दफा। सबसे पहले बिलावल ने इमरान खान साहब के बारे में इंतहाई सख्त ज़बान इस्तेमाल की। एक फिक्रा ऐड करना चाहूंगा, ब्रेक लेने शायद आप जा रही हैं। देखिए, बार बार मुझे कह रहे हैं कि रिपोर्टर वहां पे मीरपुर से, लेकिन आपकी बात मैं मुकम्मल करवाना चाहती हूँ। एक फिक्रा, सबसे पहले बिलावल ने ही गद्दार कहा इमरान खान साहब को, बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्पीच थी जिसके बाद सारा, लेकिन ट्रेडिशनली पीपल्स पार्टी का ये रवैया नहीं रहा, ट्रेडिशनली नहीं रहा, और बिलावल के बारे में ये परसेप्शन भी थी, मैं खुद भी वो कोई बिलो द बेल्ट जो है बात, बट अब वो उस तरह के उनमें अदरवाइज भी एग्रेशन, हमने एरोगेंस नजर आती है बिलावल में, अनलाइक अदर लीडरशिप। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एग्रेशन है पीटीआई का और ये जो बदतमीजी का कल्चर है ना गरीदा, ये ट्रांसलेट हुआ है इनटू विक्ट्री, इनटू सम रिजल्ट्स। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपकी बदतमीजी, आपका एग्रेशन किसी चीज में ट्रांसलेट हो रहा है, आपकी कामयाबी में ट्रांसलेट हो रहा है, इमरान खान वाज ऑलवेज नोन टू बी एन एग्रेसिव क्रिकेट। हाँ, यू विल बिकम, नहीं क्रिकेटर होना और बात है, लेकिन सियासत में एग्रेशन नहीं चलती, एग्रेशन उस तरह से नहीं चलती। तो अगर आपको एग्रेशन का फायदा नहीं हुआ, जिमनी इलेक्शंस में तो एग्रेशन का फायदा नहीं हुआ। देखिए, उन्होंने एग्रेशन रिजल्ट का तो नहीं हुआ ना, नहीं वो तो चले, वो मैनेज नहीं हो सका ना जब आप वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब आप ये कहते हैं अपने वर्कर्स को कि गार्ड योर वोट, तो इट मीन्स दैट यू आर टेकिंग अवे द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर फ्रॉम द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू द पब्लिक। So that also indicates कि सिस्टम में कितना, सिस्टम पर डिस्ट्रस्ट कितना और डिस्ट्रस्ट कितना है, और आपके इंस्टीट्यूशन काम ही नहीं कर रहे हैं। Exactly. अभी हमारे पास उस्मान मिर्जा की एग्जांपल है, ये जाहिर जाफिर की एग्जांपल है। nobody is going to trust on law enforcement agencies. हमें पता है कि there will not be anything done in coming future. हमें नहीं नजर आता कि कोई चीज कोई सॉलिड होने जा रही है। अच्छा, या कोई इस डिबेट को जरा मजीद कंटिन्यू करते हैं अगर आप दोनों की इजाजत से। अंसर बशीर जो है हमारे साथ, अंसर बशीर मीरपुर में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंसर बशीर साहब, आप मीरपुर में मौजूद हैं। एग्जैक्टली, मीरपुर में आप कौन से पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं, और ये बताएं कि सिचुएशन क्या है इस वक्त मीरपुर में? जी बिल्कुल रिदा, मैं इस वक्त मीरपुर शहर हल्का LA3 में मौजूद हूँ। अच्छा। गर्ल्स हाई स्कूल सेक्टर F1 का पोलिंग स्टेशन है, और यहाँ पर सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था। 5.5 घंटे गुजर गए हैं, पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी है। दो तीन जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान में तसादम हुआ, जिस पर रेंजर्स और पुलिस के एहलकार फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और जो मामलात है उनको कंट्रोल कर लिया गया है, और इस वक्त पोलिंग जो है वो पुरअमन तरीके से जारी है। यहाँ पर मैं आपको एक ये बात बताना चाहूंगा कि मीरपुर जिला के 4 हल्के हैं, हल्का LA1 डडियाल, हल्का LA2 चकसवारी, हल्का LA3 मीरपुर शहर और हल्का LA4 खड़ी शरीफ। मीरपुर शहर को छोड़कर बाकी हल्कों में हमने देखा है कि जो ख्वातीन का वोटर्स का जो टर्न आउट है वो बहुत कम है, लेकिन मीरपुर में जो एक खुशाइंद बात हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो ख्वातीन वोटर्स का टर्न आउट है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। वेरी गुड, दिस इज गुड। अच्छा, आप LA3 पे खड़े हैं जो कि बैरिस्टर सुल्तान चौधरी का जो है यहाँ पे वो लड़ रहे हैं, और इनके मुकाबले पे चौधरी मोहम्मद सईद हैं आई थिंक।
तो क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है, क्या प्रोजेक्शन क्या चल रही है, ट्रेंड क्या चल रहा है इस वक्त? गरीदा सुबह पोलिंग जो ही स्टार्ट हुई थी तो दोनों पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कैंपों में हमें खासा जोश व खरोश देखने को मिला। अच्छा। क्योंकि ये हल्का LA3 मीरपुर सिटी का जो इलेक्शन है ये बहुत कांटे का यहाँ पर मुकाबला है और जो सबसे इंटरेस्टिंग हल्का है वो यही है और सबकी नजरें इसी हल्के पे हैं। ये पूरे एजे के बड़े हल्कों में से एक है। तो मुझे ये बताएं कि 2016 में तो अपसेट कर दिया था, चौधरी मोहम्मद सईद ने हरा दिया था बैरिस्टर सुल्तान को। इस दफा कोई अपसेट मुतवक्के है? बिल्कुल चांसेस यही नजर आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि 2016 में बैरिस्टर सुल्तान जो गुज़श्ता 20 साल से इस हल्का इंतखाब जीते रहे हैं और उनकी हल्के में अदम तवज्जो और हल्के में मौजूद न होने की वजह से चौधरी मोहम्मद सईद उनको टिकट दिया गया और लोगों ने मुखालफत में वोट दिया। लेकिन ये 5 साल में चौधरी मोहम्मद सईद ने रिकॉर्ड मीरपुर में काम करवाए हैं और रिकॉर्ड तामीर तरक्की की वजह से लोग जो सड़कें बहुत बनवाई हैं उन्होंने, क्योंकि नून लीग सड़कें बनाने के लिए मशहूर है। तो चौधरी मोहम्मद सईद ने भी सड़कें बहुत बनवाई हैं। लेकिन आप कह रहे हैं बिजनेसमैन है ना, खुद भी बिजनेसमैन है, तो ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि अपसेट की तवक्को है 2016 की तरह इस दफा भी? अंसर बशीर गरीदा टफ मुकाबला है और दोनों कैंडिडेट्स में जो भी जीता उसमें हजारों की लीड नहीं होगी, चंद सौ का मार्जिन हमें देखने को मिलेगा। जी। ऐसे ना आपने कहा जी अपसेट हो सकता है, शायद चौधरी सईद साहब जीत सकते हैं, हम कोई लेकिन मार्जिन कम होगा मार्जिन। लेकिन अंसर ये तो बड़ी अफसोसनाक बात कर रहे हैं आप। तो वजीर आजम के एक उम्मीदवार को बिल्कुल ही आउट कर रहे हैं। ऐसे ना करें अंसर बशीर, बैरिस्टर सुल्तान को वजीर आजम बनना चाहते हैं। गरीदा उसमें कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ये हैं कि PTI के अंदर की मुखालफत है, सरदार तनवीर इलियास ग्रुप और बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप, और इस मुखालफत की वजह से इन दोनों के हलकों में मदाखलत की है। वहाँ पे अंडरग्राउंड इन्होंने बहुत ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन किया और ये फैक्टर भी खासा यहाँ पर काउंट। वैसे रात सरदार तनवीर इलियास साहब ये बात कर रहे थे, मैंने इसी तरह का एक सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को जो मरकजी लीडरशिप है उनकी जानिब से वार्निंग दी गई है कि एक तो जो भिंबर 7 है वहां पे आप किसी किस्म की इंटरवेंशन ना करें, अगर आप करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस गलत हो सकते हैं आपके लिए। एक तो ये बात। अच्छा। दूसरा, उन्होंने सरदार तनवीर साहब ने उनके लिए बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए कि हाँ जी चौधरी इनवारुल हक के साथ बैरिस्टर सुल्तान साहब की पुरानी मुखालफत है, लेकिन अगेन लीडरशिप ने उनको कहा कि आप बाज रहिए अपनी हरकतों से। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, PTI जहां पर भी शामिल होती है तो वहां पे कुछ ना कुछ कोई फुलझड़ियां ना हो, कोई शगुफे ना हो, इंटरेस्ट डेवलप कर देती है। अंसर बशीर आपके पास दोबारा भी आएंगे, वहीद साहब और शाहिद साहब आपकी इजाजत से लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। लेकिन न्यूज़ 1 की ये स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के हवाले से जारी है। आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे, तज्जिए भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, विल कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 पे स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। आजाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन 25 जुलाई को आज जारी है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग का वक्त है। इस वक्त 2-3 घंटे बाकी रह गए हैं पोलिंग के, लेकिन जैसा कि हमारे रिपोर्टर्स हमें बता रहे थे कि बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं, हल्के हैं कि जहां पे अभी तक पोलिंग का आगाज ही नहीं हुआ क्योंकि पोलिंग का सामान ही वहां नहीं पहुंच सका। अब जो आजाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है उसके किरदार पर भी सवाल करेंगे, लेकिन बड़ा कमजोर, बड़ा वीक किरदार सामने आ रहा है। ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के दौरान बल्कि आज के दिन के हवाले से भी आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने दावा कर रखा था कि बड़ा स्मूथ इलेक्शन होगा और कहीं पर धांधली के कोई देखने में नहीं आएंगे इल्जामात वगैरह। लेकिन जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, अमनो अमान की 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, कई जो है 10 BCO वहां पर जख्मी हैं और धांधली के भी इल्जामात बड़े बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। सो सिचुएशन आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के इस वक्त कुछ ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रही। इस ट्रांसमिशन में स्पेशली खुसूस तौर पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी हैं, दोनों तज्जियाकार हैं, न्यूज़ 1 पे अपना प्रोग्राम करते हैं। वहीद हुसैन साहब बयानिया प्रोग्राम करते हैं, शाहिद मेहता साहब माजरत के साथ प्रोग्राम करते हैं, और आप दोनों बेहतरीन कॉलीग्स के साथ माजरत से अगर हम रिपोर्टर को अपने ले लें, कौन रिपोर्टर हैं जी हमारे साथ? इरशाद बट हैं जी बाग के इलाके से, और बाग बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वजीर आजम के एक और उम्मीदवार
सरदार तनवीर इलियास मुकाबला लड़ रहे हैं बाग के ही इलाके से बमुकाबला मुश्ताक मिन्हास। तो इरशाद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरशाद भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। इरशाद भट्ट, आप कौन से इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, कौन सा हल्का कवर कर रहे हैं, और खासतौर पे सरदार तनवीर इलियास बमुकाबला मुश्ताक मिन्हास वाले हल्के की जरा सिचुएशन बताएं हमें। जी मैंने तीनों हल्के कवर किए, उसमें जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन थे तीनों हल्कों के, जिसमें गरबी हल्का जो है वो भी चूंकि सबकी तवज्जो का मरकज इसलिए है कि वहाँ पे हमारे साबिक वजीर आजम सरदार अतीक अहमद खान है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो रहनुमा है और उम्मीदवार भी है टिकट के। उनका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है मेजर लतीफ खलीक के साथ था। वो भी बड़ा लेकिन सरदार अतीक की तो पोजीशन वहाँ पे स्ट्रांग है, राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सरदार अतीक को हरा देंगे पीटीआई वाले तो फिर इत्तेहाद कैसे बनाएंगे, गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे? वो वैसे सरदार तनवीर ने रात कहा है कि किसी सूरत भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से इत्तेहाद नहीं होगा। तो कहने को तो बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन फिर गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे ना, इस पे डिस्कशन करते हैं। डिसीजन कहीं और होना है ना इस पे मेरा मतलब है कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब ही इज द पार्टी हेड। अच्छा, इस पे करते हैं डिस्कशन हो गए। रिपोर्ट नहीं हो गया, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। इलेक्शन में भी यही हुआ था। अच्छा, बेचारे रिपोर्टर की सुन लें जरा। जी इरशाद भट्ट कंटिन्यू करें प्लीज। जी अब वस्ती की तरफ अगर मैं आऊँ तो वस्ती की सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। अब तो सुबह के तकरीबन मैंने पोलिंग स्टेशन नंबर 86 जहाँ बहुत कशीदा हालात रहे, जो पदर मोहम्मद अली खान हाड़ी जेल का पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे 2 बार जो है तसादम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पीटीआई के कारकुनान के दरमियान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई के नहीं, कौन? सॉरी, पीपल्स पार्टी के कारकुनान। ठीक ठीक। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान तसादम हुआ, जिसमें 15 से 20 लोग जो है वो शदीद जख्मी हुए। और फिर जो है जो हमारी जिलाई इंतजामिया है प्लस जो एफसी के एहलकारान थे, उन्होंने आज के बमुश्किल जो है हालात जो है वो काबू में वहाँ लिए और इस वक्त तक जो है बड़ी मुश्किल थी वहाँ पे उस पोलिंग स्टेशन पे। और अब जो है तकरीबन 1.5 घंटे के वक्फे के बाद जो है पोलिंग दोबारा शुरू हुई। अगर मुकाबले की बात करें वहाँ पे तो बाग के मुख्तलिफ जो अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें वस्ती को, जनूबी बाग और शुमाली बाग। जनूबी बाग में जो मुकाबला नजर आ रहा है हमें, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है सरदार जियाउल कमर, उनका मुकाबला जो है जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं सरदार तनवीर इलियास, उनसे लग रहा है। और इसी तरह शुमाली तो मुश्ताक मिन्हास को आप बीच में से माइनस कर रहे हैं। शुमाली बाग में उस तरफ आ रहा हूँ। शुमाली बाग में मुकाबला जो है कुछ पोलिंग स्टेशन जिस तरह अपर बेल्ट के पोलिंग स्टेशन हैं, कोट मूरी, कोट गुजरा, वहाँ पे मुकाबला जो है सरदार तनवीर इलियास और मुश्ताक मिन्हास के दरमियान है। जबकि दूसरी साइड जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पीपल्स पार्टी इस तरफ से, जी वहाँ पे नहीं, वहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस राजा मोहम्मद यासीन खान और उनका और सरदार तनवीर इलियास का मुकाबला है। अच्छा, नहीं, ओवरऑल बताएं हमें, ओवरऑल बताएं कि इस वक्त बस्ती बाग की जो सिचुएशन है पूरे हल्के में किसका पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है, सरदार तनवीर का या सरदार तनवीर इलियास का पलड़ा इस वक्त तक ओवरऑल पूरे हल्के में भारी लग रहा है। अच्छा, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? वजह देखें, वस्ती हल्का जो है ये कई बार यहाँ पे जो उम्मीदवार आए वो पहले से यहाँ पे उन्होंने कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं की या पहले से यहाँ पे कोई इस तरह उनका सियासी बैकग्राउंड नहीं रहा, वो एकदम बाहर से आए और आके उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की। उसमें अगर मैं आपको बताऊं कि हालिया जो इलेक्शन हुआ था जिसमें वजीर हुकूमत रहे मुश्ताक मिन्हास साहब, वो भी आए और आके टेक ओवर किया और एकदम जो है वो फ्लो हो गया और वो वजीर बन गए। बस्ती हल्के के जो वोटर्स हैं उनकी ज्यादातर ख्वाहिश ये होती है कि वो इख्तिदार में ही रहे, वो अपोजिशन ना करें। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा इरशाद, आपके इस वक्त हम सहाफ़ी होने के नाते, कॉरेस्पॉन्डेंट्स होने के नाते हम लोग बता तो नहीं सकते कि कौन सी पार्टी जीत सकेगी या कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बताएगी, बट प्रोजेक्शन तो हम ट्रेंड तो बता सकते हैं। तो उस ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए इरशाद भट्ट, पूरे आजाद जम्मू कश्मीर से आप क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और किस किस सीटें ज्यादा हो सकती हैं पूरे एजेके से? इरशाद भट्ट साहब। देखिए मैं ऐसा हुआ है कि अगर हम इरशाद भट्ट साहब आपका ज़ाहिर आप एजेके में हैं, वहाँ पे सिग्नल्स का इशू है। इरशाद भट्ट साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, दोबारा बोलिएगा प्लीज। जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम बात करें ना पिछले इलेक्शन की, इस दफा थोड़ा सा ट्रेंड भी और उस तरह पोजीशन जो है वो अभी तक क्लियर उस तरह नहीं हुई है। अच्छा। अगर पिछले इलेक्शन की हम बात करें तो उसमें लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ज्यादा सीटें हासिल करेगी, लेकिन इस बार यहाँ पे
उस तरह की सिचुएशन नहीं है। पीपल्स पार्टी भी जो है वो पीपल्स पार्टी भी तकरीबन 8 से 9 सीटों पे बड़ा कांटेदार मुकाबला कर रही है, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अगर बात करूं 2 से 3 सीटों पे वो बड़ा कांटेदार मुकाबला कर रही है, और पीटीआई की भी यही 10 से 12 जो है सीटें हैं वहां पे वो मुकाबला कर रही है। और मजमूरी तौर पे अभी तक कोई भी पोजीशन वाज़ेह नहीं क्लियर हो रही है कि किसकी सीटें ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। ठीक है शाहिद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। आपको दोबारा भी हम जहमत देंगे और कोशिश करें जी प्रोड्यूसर साहब के अंसर बशीर को जरूर ले लें, उनसे हम पूरे एजेके की सिचुएशन पता करेंगे। शाहिद मेतला साहब, वहीद हुसैन साहब, फ्लोर आपके हवाले है। मेरे ख्याल है शाहिद साहब आप कंटिन्यू कर रहे थे बात अपनी, या वहीद साहब को इजाजत देने फ्लोर दे दें, वहीद साहब को फ्लोर दे दें। वहीद साहब आपसे शुरू कर लेते हैं कि आप इस प्रोजेक्शन को किस तरह देख रहे हैं। अच्छा, नून लीग ने बड़ी स्वीपिंग मेजॉरिटी ली थी 2016 में, 39 सीट्स, 45 की असेंबली में से 23 की आपको जरूरत होती है, 39 सीट्स। बट अगर पीटीआई गवर्नमेंट बनाती है, गिवन कि हम जहन में रखें कि जो इस्लामाबाद में गवर्नमेंट होती है उसी की तरफ जाते हैं कश्मीर वाले, तो पीटीआई की कोई इतनी स्वीपिंग मेजॉरिटी बनती हुई नजर नहीं आती। देखिए वहां पे तो उन्होंने देखें आपको एक तो गैलिप वालों ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें तो 56% जो है वो उसको पीटीआई को जो है वो बताया गया है कि दे विल बी विनिंग द इलेक्शन। बट लेकिन अभी जो ऑन ग्राउंड जो अभी हमारे रिपोर्टर शाद और बाकी भी हमारे रिपोर्टर जो हमें रिपोर्ट कर रहे थे, उसके अंदर आपको चारों जो 3 जो पार्टीज हैं उसको आपको नजर आएगा कि वो कांटेदार मुकाबले जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई भी इसी तरह, कुछ हलकों के अंदर पीटीआई जो है वो आपको बेहतर पोजीशन में लगती है, कुछ में पीपल्स पार्टी लगती है, कुछ में पीएमएलएन। जाहिर है कि वो मुकाबला तो करेगी, जहां पे फारूक हैदर साहब की सीट है या उनके जो बाकी जो लोग बड़ी वीक पोजीशन पे हैं, वो जीत जाए अपनी कोई अपनी आबाई 32 LA 32 वो बिल्कुल, लेकिन वहां पर भी 50-50 है, वहां पर भी बड़ा वहां से। अब इसमें एक एलिमेंट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके 261 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, यानी 587 में से 261 जो है ये इंडिपेंडेंट हैं। अब पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर भी इंडिपेंडेंट्स का रोल आपको याद होगा 2018 जीबी में भी ऐसा हुआ। जीबी में आप देख लें कि इंडिपेंडेंट्स जो है उनका उसका रोल, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस का जो रोल है ना उसको बिल्कुल जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक और एलिमेंट, पाकिस्तान में 12 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी सिंध वाली ले लेगी, ठीक है जी। 2016 में जब इलेक्शन हुए ये वाले इसके एजेके के, तो उस वक्त 10 की 10 पंजाब की सीटें, 9.5 पंजाब की सीटें आधी इस्लामाबाद की है, वो नून लीग ने ली थी, और केपी की ज़ाहिर पीटीआई ने ली थी। अभी भी पीटीआई वो सीट ले जाएगी, ठीक है जी, केपी वाली। 12 सीटें भी बड़ा अहम रोल, और ये जो 12 सीटें हैं दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपके इंडिपेंडेंट्स, पाकिस्तान की मुहाजिरीन वाली सीटें, और वहां पे देखते हैं कि पीटीआई या जो भी पार्टी जो है वो, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जैसे इन्होंने खुद कह दिया कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर जो है दे विल हैव सम काइंड ऑफ अ रोल, यू नो, जो मेन पॉलिटिकल पार्टी होगी उसके साथ मिलके वो चाहेंगे कि गवर्नमेंट में आके कुछ ना कुछ करें। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है शाहिद साहब, सॉरी माजरत, आपको ब्रेक के बाद वापस आके तफसील से जवाब लेंगे, और ब्रेक भी हमने न्यूज ब्रेक लेनी है। सो इस वक्त न्यूज ब्रेक का टाइम हुआ है, टॉप ऑफ द आवर न्यूज हेडलाइंस का टाइम हुआ है, लेकिन न्यूज 1 पे इलेक्शन ट्रांसमिशन स्पेशल एजे के इलेक्शंस के हवाले से चलती रहेगी। सो ओवर टू कराची फॉर न्यूज हेडलाइंस, एंड आफ्टर द न्यूज हेडलाइंस विल कम बैक टू दिस ट्रांसमिशन। शाहिद मेतला साहब, वहीद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और रिपोर्टर्स भी। विल सी यू आफ्टर द न्यूज हेडलाइंस ब्रेक। Come back. जी वेलकम बैक आफ्टर द न्यूज ब्रेक। आपने हेडलाइंस देख ली, हेडलाइंस में भी आपने देख लिया कि आजाद जम्मू और कश्मीर इलेक्शन में सूरत हाल क्या है। बड़ी गर्मा गर्मी, बड़ी मारामारी वहां पे चल रही है। एजेके में सिचुएशन सिक्योरिटी के हवाले से अच्छी नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे, मुख्तलिफ हल्कों पे बड़ी सियासी जमातों के खासतौर पर पीटीआई के साथ भिड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी के और नून लीग के वर्कर्स। तो बड़ी गर्मा गर्मी की अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन इस दफा एजेके के इलेक्शंस में नजर आ रही है, और आप देख रहे हैं न्यूज 1 की स्पेशल ट्रांसमिशन आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से। यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं मेरे 2 कोलीग्स, सीनियर सहाफी तज्जियाकार हैं शाहिद मेतला साहब और वहीद हुसैन साहब। शाहिद मेतला साहब अपना प्रोग्राम करते हैं माजरत के साथ, और वहीद हुसैन साहब अपना प्रोग्राम करते हैं बयानिया न्यूज 1 पे। और हमारे साथ पूरे एजेके में रिपोर्टर्स का एक पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, जिनसे हम वक्तन फवक्तन बातचीत करके आजाद
आजाद कश्मीर की सूरत हाल भी मॉनिटर कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीद हुसैन साहब शाहिद मेहता साहब, जो मैंने वहीद हुसैन साहब से सवाल किया था कि 2016 में तो बड़ी स्वीपिंग मेजॉरिटी ली थी, 39 सीट्स ली थी नून लीग ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर गवर्नमेंट बनाती है, अगर हम ये जहन में रखें कि कश्मीर वाले उसी जमात के साथ जाते हैं जो इस्लामाबाद में हुक्मरान हो, तो पीटीआई कितनी सीट्स या क्या आपको ट्रेंड लेती हुई नजर आ रही है? अच्छा, मुझे 3-4 चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं कि पीटीआई के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पीटीआई का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो हुकूमत में होना है। उसके बाद नई जमात है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की बात की जाए। तीसरी चीज ये है कि नौजवान नस्ल का वोट भी ट्रांसलेट हुआ है, तो वो भी उसके लिए एक एडवांटेज है। फिर एक इनकम्बेंसी फैक्टर है, चूंकि मुस्लिम लीग नून पिछली गवर्नमेंट में थी तो इसलिए उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग नाराज हैं, तो उसका फायदा भी डायरेक्टली पीटीआई को होगा। अच्छा। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है विच इज लाइक विच शुड बी नोटेड बाय यू एंड वहीद साहब एज वेल, कि हमारे जो अगले प्लान्स हैं आजाद कश्मीर के हवाले से, वो भी पीटीआई अगर हुकूमत में होती है तो वो फुलफिल हो सकते हैं। जो हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट सोच रही है, या जो हमने जिस तरह से यूं कह लीजिए मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ना है, या आजाद कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, जैसे सूबे की बात हो रही है, या किसी भी जो इंडिजिनस सोल्यूशन की बात हो रही है, तो वो भी पीटीआई के लिए ज्यादा एक तरह से एडवांटेज है। फिर अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए पीटीआई की, एक तो लैंग्वेज का बहुत ज्यादा बुरा बनाया है, फिर रेफरेंडम की इमरान खान साहब ने बात की है, वो भी एक डिसएडवांटेज जो हो सकता है और होगा भी सही। और फिर 3 साल से जो हुकूमत में है पीटीआई यहाँ पे उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकी है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है आजाद कश्मीर इलेक्शन में। और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज पीटीआई के लिए आजाद कश्मीर में महंगाई का होना है। महंगाई से आजाद कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान जितने ही मुतासर हुए हैं। हर बंदा कहता है कारोबार बंद हो गया, महंगाई बहुत ज्यादा है, जो अशिया खोरो-नोश है वो बड़ी महंगी हो गई हुई है। तो ये एडवांटेजेस। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने तो वादा किया है कि जी आजाद कश्मीर में गुर्बत खत्म कर देंगे। हाँ, वो बिल्कुल जैसे उन्होंने केपीके में 8 साल की हुकूमत के बाद की, जैसे उन्होंने पाकिस्तान में 3 साल की हुकूमत के बाद की, इसी तरह वो आजाद कश्मीर में भी कर देंगे। और जैसे नया पाकिस्तान बनाया, कहा जाता है कि जब वो किसी चीज का नोटिस ले लेते हैं तो चीज बढ़ जाती है। अच्छा, मैं अगर पॉइंट मुझे मुकम्मल कर लेने दें, जरूर, अगर मतलब ये मैं सारी जमातों का अगर कंपैरिजन आपकी इजाजत से कर दूं। अच्छा, फिर पीएमएलएन के एडवांटेजेस जो हैं वो एक तो डेवलपमेंट वर्क्स उन्होंने काफी किए हैं, कोई 1200 किलोमीटर के करीब उन्होंने सड़कें बनाई हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं और बहुत सारे। फिर एक और भी बयानिया भी, उसको भी वोट इसलिए मिल सकता है, जैसे मरियम साहिबा ने कहा, इट इज नोन टू एवरीवन नाउ कि जी ये हुकूमत चाहती थी या इन्होंने इस पे मुशावरत की कि आजाद कश्मीर को सूबा बनाया जाए। और मैं आपको गरीदा एक बात बताऊं कि मैं हमेशा से बड़ा मुतासिर रहा हूं आजाद कश्मीर के लोगों से। 2 एस्पेक्ट्स पे या 2 फील्ड्स में वो बड़े ही मुतहरिक नजर आते हैं हमेशा से। एक जर्नलिज्म है और एक पॉलिटिक्स है। बड़े बादशाह लोग हैं, एजुकेटेड है, लिटरेसी रेट वहां पर बहुत ज्यादा है। तो इट इज नोन टू एवरीवन के सूबे के हवाले से बात हो रही थी और ये टेंडेंसी थी। और इमरान खान साहब ने माजी में बहुत दफा ये बात की भी है कि आजाद कश्मीर का सोल्यूशन हम निकालेंगे, हम 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर लेंगे। तो वो रेफरेंडम वाली भी उन्होंने बात कर दी। तो उन्होंने ये कहा कि पहले इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रेफरेंडम होगा और उसके बाद हम रेफरेंडम करेंगे। तो ये मुस्लिम लीग नून के फायदे में जा सकता है। फिर बयानिया मुस्लिम लीग नून का, वो भी फायदा भी है, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। सौदा कर लिया वो बयानिया या नून लीग का अपना बयानिया, अपना बयानिया, वोट को इज्जत दो वाला, वो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस जो नून लीग के। हाँ, और डिसएडवांटेज ये है कि 3 साल हुकूमत में रहे हैं तो बहुत सारे लोग नाराज हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे भी लोगों से मिला कि जो 40 साल से राजा फारूक हैदर के साथ चल रहे थे, लेकिन अभी वो नाराज हैं क्योंकि उन्होंने वो कामयाब नहीं किए। इसी तरह से कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं, सिस्टम से उनको सपोर्ट नहीं मिल सकेगी नून लीग को। सिस्टम की भी ये कोशिश है कि नून लीग को कम से कम सीट्स मिले। ये डिसएडवांटेज है। सिस्टम कौन है?
सिस्टम देखें, सिस्टम आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, खुल के बोल रहे हैं, मतलब एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, बावजूद इसके एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जी हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, लेकिन बहरहाल इस वक्त स्ट्रेन तो ताल्लुकात में मौजूद है और पाकिस्तान के कुछ हकाइक हैं, तारीखी हकाइक हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल की एक पेशबंदी या उसका एक जायजा जो है वो दिया जा सकता है। वही साहब आपके पास आने से पहले सीटें का बता दूं, सीटों का बता दूं, मेरे ख्याल में 15-16 सीटें पीटीआई की आएंगी, 15-16 मैक्सिमम मुझे लग रहा है। मतलब आप 33, मैं ये पूछ रही हूँ कि 33 में से या 45 आउट ऑफ 45, और मुझे महाजरीन की सीटों को मिला के जी 12 जो महाजरीन की सीट्स हैं उनको मिला के 15-16 सीट्स ले सकेंगे मेरे एस्टीमेट के मुताबिक। फिर मैं देख रहा हूँ कि पीएमएलएन सेकंड पे होगी और पीपल्स पार्टी थर्ड पे होगी। पीएमएलएन सेकंड पे रख रहे हैं सेकंड पे मुझे लग रही है, और पीपल्स पार्टी थर्ड पे बावजूद बहुत सारे उनके बहुत सारी चीजें अगेंस्ट आ रही हैं, और पीपल्स पार्टी कुड बी ऑन लाइक। अच्छा, हमारे एक कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है राजा जमील साहब, लेकिन वही साहब उनसे जरा पूछ लें, फिर मैं आपके पास जवाब एक लेती हूँ। लेकिन एक चीज हमें जरूर मद्देनजर रखनी पड़ेगी, वहीद साहब से भी मैं पूछूंगी कि वो कितनी सीटें दे रहे हैं पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को, नून को, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे वो अपने प्रोजेक्शन और प्रोडिक्शन के हवाले से किसको रख रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर ज़हन में रखिएगा कि आजाद कश्मीर के इंतखाबात में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि अक्सर उसी जमात के साथ जाया जाता है आजाद कश्मीर वालों की तरफ से जो इस्लामाबाद में हुक्मरान होती है। 2006 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे मुशर्रफ साहब की डिक्टेटरशिप थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सूट करती थी इंडिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से। फिर 2011 में पीपल्स पार्टी, क्योंकि इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी थी। 2016 में नून लीग, क्योंकि इस्लामाबाद में नून लीग थी। तो ये कोई बहुत बड़ा एक अपसेट होगा अगर पीटीआई हुकूमत ना बनाए, ये अपसेट होगा। नून बनाए, पीपल्स पार्टी बनाए, शायद वो इतना बड़ा अपसेट नहीं होगा। इसी पर वहीद हुसैन साहब से तज्जिया लेंगे। लेकिन राजा जमील साहब रावलाकोट से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा जमील साहब। वालेकुम सलाम। आप बताइए जी कि आप कौन से हलके में, कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं इस वक्त? सिचुएशन क्या है रावलाकोट में, सिक्योरिटी के हवाले से, पोलिंग के हवाले से और धांधली के इल्जामात के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। यहाँ जो रावलाकोट के हल्के 5, मैं दो हल्कों में विजिट कर चुका है इस वक्त में। इस वक्त मौजूद हो हल्का L19.2 का बिल्कुल कार्यर का पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन नंबर 137 द्वारांदी जगह का नाम है। यहाँ आज सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई। बाद पोलिंग स्टेशन पे जो है वो पोलिंग ताखीर से शुरू हुई थी, और अभी जहाँ भी पोलिंग शुरू है, आज पूरे हल्के में पोलिंग शुरू है। हल्का पूरे पूंछ में पोलिंग शुरू है और इंतहाई पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी है। अच्छा जी जी। सिर्फ एक जगह पे जो है वो कोई मिसअप हुआ है, वहाँ 2 आदमी जख्मी हुए, लेकिन वो मामूली जख्मी है, कोई इतना बड़ा मिसअप भी वहाँ नहीं हुआ। लेकिन तो अदरवाइज पूरे रावलाकोट में इस वक्त सिक्योरिटी की सिचुएशन अच्छी है, अमन अमान की, राइट? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अमन अमान की सूरत है बिल्कुल अच्छी है। बल्कि जिस पोलिंग स्टेशन पे मैडम मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर तो महसूस ही नहीं हो रहा कि यहाँ कोई सिक्योरिटी वाले बिल्कुल साइड पे बैठे हुए। अल्लाह करे आपको ऐसा ही महसूस होता रहे 5 बजे तक, और उसके बाद भी आपको ऐसा ही महसूस होता रहे। जी जी इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताएं कि धांधली के कोई इल्जामात यहाँ रावलाकोट के हल्कों में सामने आ रहे हैं? जी अभी तक तो मेरी बात हुई है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उनसे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त तक जो पोलिंग है वो ठीक जा रही है। तो अभी उन्होंने कहा जी कि मैंने पूछा कि कोई धांधली चाहिए आपको, कोई धांधली की बात हुई हो, तो उन्होंने कहा जी इस वक्त तक कोई ऐसी सूरत नहीं है। और रावलाकोट के बड़े बड़े उम्मीदवार कौन कौन से हैं? किस किस के दरमियान मुकाबला है? पीटीआई वर्सेस कौन सी पार्टी? जी रावलाकोट के ये जो 5 हल्के हैं, यहाँ पर एक हल्का है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबला है। हल्का 1 है, ये हल्का 2 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला है। और यहाँ पीटीआई भी उसमें दौड़ में शामिल है। लेकिन जो हल्का वो आगे हल्का नंबर 3 है, वहाँ पर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर सरदार याकूब खान साहब है, उनका मुकाबला जम्मू कश्मीर पार्टी के सरदार जावेद निसार साहब है। वहाँ पर नून लीग के अब्दुल रशीद साहब। कितनी सीटें हैं रावलाकोट से? कितनी सीटें हैं? ये 5 सीटें हैं। 5 सीटें हैं। तो इन 5 सीटों पे किसका पलड़ा भारी हो सकता है? जी इस वक्त तक तो मैं आप यूँ कह सकता हूँ कि यहाँ पीपल्स पार्टी और एक हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो सगीर चुगताई साहब वाला हल्का था, वहाँ दीवान चुगताई वाला बेहतरी है सर। सगीर चुगताई साहब, सही चुगताई साहब वाला हल्का। अच्छा ठीक है, वहां पर थोड़ी बेहतरी है। तो आप यहाँ से समझ रहे हैं कि एक सीट पे पीटीआई का पलड़ा भारी है और बाकी 4 पे पीपल्स पार्टी जो है वो अच्छा ट्रेड कर रही है।
हाँ अच्छा ट्रेंड कर रही है। ओके ओके, ठीक है, शुक्रिया, फिलहाल के लिए शुक्रिया। लेकिन आपको राजा जमील दोबारा भी जहमत देंगे। वापस आते हैं जी ट्रांसमिशन के बाकी लोगों की तरफ, और अंसर बशीर ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है स्टूडियोज में। आप जानते हैं वहीद हुसैन साहब और शाहिद मेहता साहब मौजूद हैं। जरा रिपोर्टर्स को टाइम दे दें थोड़ा ज्यादा। अंसर बशीर साहब, आप बताएं मुझे पूरे एजेके की सिचुएशन इस वक्त बताइएगा। शाहिद मेहता साहब कह रहे हैं कि जी वो देते हैं पीटीआई को 15-16 सीटें, एक सीट भी वो कह रहे हैं मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा पीटीआई को। शाहिद मेहता साहब डट गए, वो कह रहे हैं जी 15-16 सीटें देनी है। आपके मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास कितनी सीटें आ सकती हैं प्रोजेक्शन और ट्रेंड के हवाले से? अंसर बशीर साहब। अंसर की आवाज नहीं आ रही, अंसर की आवाज नहीं आ रही हमें। अंसर आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें, माजरत के साथ आपके साथ दोबारा सवाल करते हैं। शाहिद मेहता साहब को एक आध सीट तुसी उत्ते दे दोगे? 15-16 तो डट गए हो, 15-16 तो उत्ते 16.5 भी नहीं करनी, 16.5 भी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करांगा। अगर ज्यादा हुई है तो तादली होगी। ओके ठीक है। अंसर बशीर साहब, आपको आवाज आ रही है? अंसर की आवाज नहीं आ रही, अंसर आपकी आवाज नहीं आ रही, माजरत, आपके पास दोबारा भी आएंगे। वहीद हुसैन साहब, आपकी प्रोजेक्शन क्या है? एक तो ये है कि आई वुड नॉट गो इनटू द नंबर गेम, बिकॉज इट इज टू अर्ली, एंड अदरवाइज मीडिया पे लोगों को फिर जो है ना, आपको पता है कि जब इलेक्शन के बारे में इस तरह की बातें होती हैं तो वो इसको नेगेटिवली प्रोजेक्ट किया जाता है। सो आई थिंक जिस तरह की रिपोर्टिंग अभी हो रही है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन वहां से इमिनेट हो रही है मुख्तलिफ हल्कों से, पोलिंग स्टेशन से, तो आप देख लें कि तीनों मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी है, एनपीएमएलएन, उनका हर हल्के के ऊपर आप देख लें, यानी सिर्फ पीटीआई नहीं, वहां पे इवन पीपल्स पार्टी और नून लीग भी आपस में उनका जो है ना कांटे का मुकाबला है। सो आई थिंक इट डिपेंड करता है कि 33 सीटों में से कितनी सीटें जो हैं इन मेन पॉलिटिकल पार्टीज को। कोई सरप्राइज का, कोई अपसेट का इलेक्शन हो सकता है, कोई सरप्राइज का अपसेट का रिजल्ट आ सकता है। आई कैन ओनली से बिकॉज जो बातें इन्होंने की हैं शायद बड़े बेहतरीन तरीके से इन्होंने, प्रोस एंड कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, खासकर देखें ना फेडरल के अंदर जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है, अब आप ट्रेंड देखें तो जीबी और एजेके के अंदर वही हमने देखा है कि वही गवर्नमेंट, उसकी मतलब वजह ये होती है कि वो कहते हैं जी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो फेडरल फंड्स मिल जाएंगे, मंसूबे मिल एग्जैक्टली। तो हमें क्या जरूरत है कि हम एक ऐसी मतलब पार्टी के साथ जाएं जिसके पास कोई फाइनेंशियल पोजीशन उसकी स्ट्रांग ना हो। अली अमीन ने तो बड़ी चमक दिखाई है जलसों में, बड़े पैसे। तो खैर आई डोंट नो कि पीटीआई जो है, ठीक है आप जरूर लिबरल जरूर हों, आजाद हों, लेकिन मादर पिदर आजादी जो है ना, दिस इज नॉट गुड, बिकॉज वी आर नॉट सेटिंग अ गुड ट्रेंड्स फॉर द जनरेशन, कमिंग जनरेशन। यही वो चीज होती है जो अभी आपको नजर आ रहा है, मार धाड़, हल्ला गुल्ला, लोग जख्मी हो रहे हैं। सो आई थिंक इन चीजों से हमें इज्तिनाब करना चाहिए, खासकर हमारी जो लीडरशिप है। बात करते ना तो वो मैं कहती हूं कि अली अमीन ने बड़े पैसे दिखाए हैं, पैसे बड़े दिखाए हैं, फंड्स बड़े दिखाए हैं आपने। लेकिन हम तो एक ऑर्गेनाइज फंडिंग की बात कर रहे हैं ना, जो एक लीगल फंडिंग की हम बात कर रहे हैं, इस तरह की फंडिंग तो नहीं ना, मतलब ये तो फिर एक इलीगल मीन्स के अंदर आ जाता है ना। यू आर अट्रैक्टिंग समबडी कि जी हम आपको पैसा भी दे सकते हैं। गवर्नमेंट के जो सिस्टम होता है वो एक डिफरेंट सिस्टम होता है। दूसरा, बिरादरी का जो वोट है वो जहन में जरूर रखना चाहिए कि हर इलाके में, हर हल्के के अंदर, कश्मीरियों के अंदर इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना वो तवज्जो। अब जैसे सरदार लियास वाला जो है वो है, वो भी वहां पे जाके बिरादरी को उन्होंने अट्रैक्ट किया। अदरवाइज ही इज नॉट वोकल, ही इज नॉट एलोक्वेंट इन स्पीचेस, लेकिन बिकॉज ही हैज गॉट लॉट ऑफ मनी, तो वो बिरादरी को वो किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे? और इस्लामाबाद से उठ के जाके वहां जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन उनका कनेक्शन था सरदार तनवीर का हमेशा से, यू यूज्ड टू गो देयर। मैं यही कहता हूं ना, बिरादरी का भी प्लस उनका अपना जो कुछ उन्होंने वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, बिल्कुल किए हैं। आजाद कश्मीर इलेक्शन में ये बहुत बड़ा एक, वहां पे शायद पार्टियों का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना शख्सियात का और बरादरी के वोट का पड़ता है। आप दोनों बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन इस शुक्रिया। दफा अब चोई शहीद को देख लेना, चोई शहीद जो है वो भी एक बिजनेसमैन है, इस दफा वो पिछले 15-20 साल से इससे भी ज्यादा जो है अपने इलाके में, आई नो एम वेरी वेल कि वो वहां पे जाके, इवन जब वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं भी आए थे तो वहां पे जाके लोगों की हेल्प करते थे, वहां पे
मतलब और यही तो वजह बहुत है काम कि करवाया इतने है। बड़े इलेक्टेबल को उन्होंने लास्ट टाइम हराया था। और अभी भी यही सुल्तान को। अभी भी अभी भी मीरपुर 3 में यही कहा जा रहा है कि चौधरी सईद साहब जीत जाएंगे। उनके चांसेस So बहुत ज्यादा है। that could be a big हाँ, upset, जी। लेकिन जाहिर है जैसे Exactly। वहीद साहब कह रहे हैं कि जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक हम रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मैं ट्रेंड की बात तो कर सकते हैं, डायरेक्शन की बात कर सकते हैं। लीड देखें, पीटीआई कुड लीड इन एनी मैनर। और बाकी जो लोग हैं उनके साथ, जैसे पीपल्स पार्टी का भी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, तो पीपल्स पार्टी इज अ फ्लेक्सिबल पार्टी। वो उस तरह से, मतलब उनके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको नजर आती है उनकी लीडरशिप के अंदर। दे कैन सिट विद एनी political party, even religious party. But they have given me their version regarding alliance. उन्होंने मुझे कहा है, मेरी चौधरी लतीफ अकबर साहब के साथ बात हुई, इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा जी हम पीएमएलएन के साथ नहीं बैठेंगे। पीएमएलएन के साथ बैठना ऐसे ही है कि जैसे हम उनके नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, एक, और दूसरा उनकी करप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, दो। उन्होंने कहा हम पीटीआई के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीटीआई आपके साथ बैठने को तैयार होगी, ये इम्पोर्टेंट है ना। पीपल्स पार्टी का एग्री करना, पीपल्स पार्टी का नहीं देखिए प्रपोजल देना इम्पोर्टेंट नहीं है। पीटीआई एक्सेप्ट करती है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह का देखिए ना, इधर पाकिस्तान में भी इस तरह का हो एक सकता है कुछ ना फॉर्मूला, कुछ। एक फॉर्मूला मैं जरा आंसर की तरफ चली जाऊं। टेस्ट केस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, अंसर बशीर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी, वरीदा आ रही है। अंसर बशीर साहब, सवाल मैं आपसे कर रही थी कि शाहिद मेतला साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी मैं पूरे आजाद कश्मीर से पीटीआई को 15-16 सीटों से ज्यादा नहीं दूंगा। मैंने कहा जी 16.5 कर दें। उन्होंने कहा नहीं, 16.5 सीटें भी नहीं करनी मैंने। तो आप मुझे बताएं कि एजेके से आपकी तवक्कुआत, या आप जो देख रहे हैं, आप तो वहां मौजूद हैं, पूरे एजेके से कौन सी पार्टी लीड कर सकती है और किसकी सीटें ज्यादा हो सकती हैं? अगरिदा, बिल्कुल मैं शायद मितला साहब की बात से 110% इत्फाक करता हूँ कि 16 से 17 नशिस्तें होना मुश्किल नजर आ रहा है हमें तहरीक इंसाफ की, क्योंकि 10 जून को जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन अनाउंस हुआ तो उस वक्त फौरी तौर पर इलेक्टेबल्स तहरीक इंसाफ में लिए गए, और तहरीक इंसाफ की जो उस वक्त कैंपेन स्टार्ट हुई तो हमें उस वक्त ये नजर आ रहा था कि तहरीक इंसाफ 23 से 24 नशिस्तें आसानी से ले लेगी। लेकिन वक्त गुजरते साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने आज़ाद कश्मीर में जो उनकी एंट्री हुई, उनकी मनफी जो जुबान है, और उसके अलावा डडियाल के हल्के में आपने देखा कि पैसे देने का मामला भी सामने आया। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने हर हल्का इंतखाब में, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान ने सिर्फ जिलों में जलसे किए हैं, लेकिन मरियम नवाज हर हल्का इंतखाब में गई हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज़ाद कश्मीर में जारहाना कैंपेन की। तो फौरी तौर पर जो सिनेरियो चेंज आया, और 7 से 8 नशिस्तें जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने की पोजीशन में थी उनको रिवर्स कर लगा, और डामाडोल पोजीशन हो गई। जी 15 से 16 नशिस्तें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमें नजर आ रही है। तो मतलब जो भी सिचुएशन बने, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाना चाहती है तो उसे कोalition में तो जाना पड़ेगा। अंसर बशीर, राइट? जी गरीदा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ तो उनका इत्तेहाद उसका पहले ऐलान हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी उनके साथ भी 2 नशिस्तों पर इत्तेहाद है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जो है वो रावलाकोट से एक नशिस्त पर मजबूत है, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सरदार अतीक साहब की पोजीशन मजबूत है। लेकिन अगर बरनाला से बात की जाए, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इस वक्त सदर हैं मिर्जा शफीक जलाल, वो भी जीतने की पोजीशन में नहीं है। टोटली में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, हाँ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक उम्मीदवार हैं मलिक नवाज, जो कोटली से गुज़श्ता 5 इलेक्शन में मुसलसल जीते आ रहे हैं, लेकिन इस दफा भी उनकी हल्का इंतखाब में पोजीशन तीसरे नंबर पे है। इसके अलावा सरदार सिकंदर हैं, जो साबिक 2 दफा वज़ीर आज़म भी रहे हैं, सदर भी हैं, नून लीग के साथ थे, अब वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में चले गए। उनका बेटा बावजूद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1 से 2 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में है। तो ये सिचुएशन बड़ी अजीब सी नजर आ रही है कि अक्सरियती कोई भी पार्टी नहीं है और लाजमन इत्तेहाद करना पड़ेगा। अच्छा अंसर, मुझे पीएमएलएन के बारे में पूछिए कि पीएमएलएन कितनी सीट्स ले सकेगी? अंसर क्या एस्टिमेट आप? जी पीएमएलएन की इस वक्त जो सिचुएशन है वो 10 से 11 नशिस्तें महाजरीन समेत ये नशिस्तें उनकी पोजीशन है। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो पीएमएलएन से 1-2 नशिस्तें ज्यादा ले सकते हैं, 12-13 कर लें, 14 तक सीटें कर लें। जी, क्योंकि जिला कोटली की मैं आप बताऊं कि जिला कोटली की 6 नशिस्तें हैं, वहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त
मजबूत है। रावला कोर्ट में भी आपने सुना राजा जमील साहब, वहां से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर है। मुजफ्फराबाद में भी पीपल्स पार्टी 2 से 3 नशस्तें ले लेगी। तो उस हवाले से जो सिचुएशन है वो आज वाज़ेह हो जाएगी। अंसर पूरे एजेके से खबरें क्या आ रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से? कुछ इस वक्त मामलात जरा थमे हैं, लोगों का जो गुस्सा है, जो जुनून है, जज्बा वो जरा थमा है या अभी भी मारा मारी जारी है? नहीं, जो शहरी हल्के हैं वहाँ पे तो पुरअमन पोलिंग हो रही है। ज्यादातर जो हालात हल्का चुड़ोई के हमें खतरात नजर आ रहे थे। इसके अलावा हल्का LA7 बिम्बर है जहाँ से चौधरी अनवारुल हक और चौधरी तारक फारूक, ये भी बहुत बड़ा मार्का है और ये सख्त कंपटीशन है। वहाँ बैरिस्टर सुल्तान का वोट किधर जा रहा है वहाँ पे बरादरी का? हल्का LA7 की बात कर रहे हैं चौधरी अनवारुल हक वाले मुकाबले में वहाँ बैरिस्टर सुल्तान का जो बरादरी का वोट है किसके पास जा रहा है? जी, उसमें गरीदा कुछ ऐसा हुआ है कि 2016 के इलेक्शन में चौधरी अनवारुल हक जो है वो जीतने की पोजीशन में थे, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने उनका हर हल्के में जो डिवीजन मीर पर है यहाँ पर बैरिस्टर साहब का एक असर और रसूख है और हर हल्के में उनका 2 से 3 हज़ार वोट है। लेकिन 2016 में उन्होंने चौधरी अनवारुल हक जो उस वक्त आज़ाद कैंडिडेट थे, तो बैरिस्टर साहब ने वो सारा वोट चौधरी तारक फारूक को डलवाया और वो इलेक्शन जीत गए, जिसके बाद इनके इख्तलाफात इस कदर शदीद हुए कि ये 5 साल हमें एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात देखने को वही आपसे पूछ रही हूँ कि इस दफा क्या सिचुएशन है? इस दफा भी खुलकर सरदार तनवीर इलियास ने 2-3 दफा कोशिश की और उनकी कोशिश के बाद चौधरी अनवारुल हक पार्टी में तो शामिल हो गए, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में बहुत जारहाना उन्होंने बयान दिए बैरिस्टर के खिलाफ और वो काफी जो है मीडिया की भी जिन्नत बने। इस वक्त ये हुआ है कि आखिरी दिनों में वो तमाम दड़े जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती पुराने लोग थे और वो बैरिस्टर साहब के सपोर्टर थे, वो सब के सब मुस्लिम लीग नून के हक में जो है वो शामिल हो गए। अच्छा अंसर, एक मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, फिर बार बार आपको जहमत देते रहेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि जिस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक कश्मीर से है, तो कश्मीर में कभी इस किस्म की लैंग्वेज सियासी सतह पे नहीं, बड़ी रख रखाव, बड़ी बुर्दबारी, मतलब सियासी मुखालफत तो की जाती है, लेकिन इस किस्म की नाजेबा गुफ्तगू वहां इस्तेमाल नहीं की जाती। तो जिस किस्म की लैंग्वेज जलसों में इस्तेमाल हुई है, जो वहां पे देखने में आया है, इसके बारे में कश्मीर के लोग, कश्मीर का जो आम शख्स है, वो क्या कहता है? गरीदा, उसमें आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। 2 फैक्टर हैं। आज़ाद कश्मीर में ओवरऑल लोग इंतहाई पुरअमन है। आपने गुज़श्ता इलेक्शन में भी देखा होगा कि उस तरह के हालात आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कभी भी नहीं बने, लेकिन इस दफ़ा जो स्टार्ट में अली अमीन गंडापुर की जानब से इंतहाई नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। उसके अलावा आपके इल्म में जब डडियाल का वाक़या आया उसके बाद पथराव भी हुआ, फायरिंग भी हुई, मुख्तलिफ जो वाक़यात हमें देखने को मिले, तो उस पर लोगों ने खासी नापसंदगी का इज़हार किया। उसमें एक चीज़ ये भी है कि लोगों के जो हमें रद्द अमल हमें देखने को मिल रहा है कि जो 3 साल पाकिस्तान की कारकर्दगी है, महंगाई है, वो चीज़ भी एक जो खामोश वोटर है वो भी एक असरअंदाज लाजमी हो। बहुत बड़ा फर्क। ठीक अंसर बशीर, आपके पास दोबारा भी आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। वहीद हुसैन साहब, शाहिद मेहतला साहब, आपकी इजाजत से लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, लेकिन आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन पे न्यूज़ 1 की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है एंड वील सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 पे आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन। क्योंकि ब्रेक लंबी हो गई थी तो हमारी बीच में फूड ब्रेक भी आ गई थी। और फूड ब्रेक के दौरान कोई और काम करना बहुत मुश्किल है, बट वी आर बैक इलेक्शन ट्रांसमिशन में। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद मेहतला साहब और वहीद हुसैन साहब। सॉरी, किसकी टर्न थी? किससे सवाल पूछने? वहीद हुसैन साहब, आप बात करें, मैं जरा फूड ब्रेक ले लूं। जी, हम बात कर रहे थे पार्टी पोजीशन की, विच इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द एंड ऑफ द काउंटिंग। जाहिर है कि जब तक होगी उसकी, इसमें 2 एलिमेंट जो है मैं जरूर उसका तस्करा करना चाहूंगा PMLN का। एक तो मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से कैंपेनिंग की उसमें जीमी में जाके, जिस तरह के जलसे उन्होंने किए, स्पीचेस की, और इसी तरह फिर यहाँ पे हमने देखा कि एक मुसलसल, जैसे हमारे रिपोर्टर भी फरमा रहे थे कि तकरीबन हलकों में जाके उन्होंने जितने भी इम्पोर्टेंट पोजीशन वो थे, हल्के थे,
कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जाके उन्होंने और बड़ी आप देखें टू द पॉइंट और एग्रेसिव किस्म की उन्होंने कैंपेनिंग की एंड दैट इज तो है मरियम नवाज क्राउड पुलर है, इसमें कोई शक नहीं कि कल को देखें जब जनरल इलेक्शन के अंदर देखें एक बात बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए। एक तरफ आप शहबाज शरीफ साहब ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, उनको खड़ा कर दें, और मरियम साहिबा को तो डेफिनेटली मरियम साहिबा क्राउड पुलर की हम बात करते हैं कि वो अपने वालिद के बाद क्राउड को पुल करने की उनके अंदर सलाहियत है। लेकिन नून लीग के वोट का मैं एक बात, और उन्होंने जलसे भी अपने बड़े जलसे किए, अब वो ट्रांसलेट कितने होते हैं विनिंग परफॉर्मेंस के अंदर, दैट हैज टू बी सीन। एक तो ये जलसे तो सबने बड़े किए हैं, नून के भी बड़े हुए, पीटीआई के भी बड़े हुए, पीपल्स पार्टी के भी बड़े हुए। दूसरा एलिमेंट में बात करना चाहूंगा उसकी पीटीआई की। पीटीआई के अंदर जो डिवीजन है, अभी जो बात बैरिस्टर सुल्तान और सरदार तनवीर इलियास साहब का जो है, उसकी वजह से भी इनके परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ेगा। जाहिर है कि अगर आप देखें ना, कोई 500 वोट या कहीं पे 400 वोट, 300 वोट, 200 वोट से अगर आप शिकस्त खाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके इंटरनल जो डिफरेंसेस थे या डिवीजन जो थी, इट इज गोइंग टू इफेक्ट योर अल्टीमेट रिजल्ट। उस वजह से भी पीटीआई की कुछ सीटें जो है वो दे कैन लूज दोस। अच्छा, एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग देखने में होगी, इस पे मैं आप दोनों का कमेंट चाहूंगी कि ये जरूर देखना पड़ेगा कि लीड मार्जिन कितना है। अगर पीटीआई सीटें लेती है ज्यादा तो उसका लीड मार्जिन कितना है और वो ओवरऑल वोट की परसेंटेज में से कितना वोट लेती है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि लीड मार्जिन इतना इसलिए मैटर नहीं करता कि अगर कोई छोटी लीड के साथ, कम लीड के साथ भी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाता है, दैट इज सक्सेस फॉर देम, दैट इज विक्ट्री फॉर देम। तो असल मकसद तो यही है ना कि हुकूमत में आया जाए। लेकिन आप ये देखिए कि कुछ अरसे से, जिसकी वहीद साहब भी बात कर रहे थे और आप भी बात कर रहे, कुछ अरसे से कुछ चीजें बड़ी ट्रांसफॉर्म हुई हैं। अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात की जाए, पॉलिटिकल एरिना में देखिए किस तरह से कुछ इंटरवेंशंस की वजह से मुस्लिम लीग नून ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गई है कि अगर हम किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जीतते हैं, दैट मींस देयर इज रिगिंग, वहां पर धांधली हुई है, वहां पे सिस्टम ने हमें सपोर्ट नहीं किया, सिस्टम ने हमें अपोज किया। 70 के इलेक्शन के बाद से हर इलेक्शन का यही प्रॉब्लम है। 70 का भी इलेक्शन देखिए, 70 के इलेक्शन के बारे में भी गलत कहा जाता है कि 70 का इलेक्शन बड़ा ट्रांसपेरेंट हुआ था, ऐसा नहीं था। ये असद उमर साहब के वालिद भुट्टो साहब के खिलाफ पैसे देते रहे हैं, मेजर जनरल असद उमर, इनको फिर जेल भी जाना पड़ा और 7 लाख रुपए इनसे रिकवर भी किए गए थे। जो असद उमर साहब बड़ी बातें करते हैं कि मेरे वालिद और करप्शन और ये वो लेना देना, इनके वालिद पर करप्शन के इल्जाम थे। 7 लाख रुपए रिकवर किया गया था असद उमर साहब के वालिद से, मेजर जनरल उमर से, ठीक है। जो उनको जेल में रखा गया, फिर उनको हाउस अरेस्ट रखा गया। तो वो उन्होंने भट्टो के खिलाफ यहाँ पे जमात इस्लामी को सपोर्ट किया था, फिर वो सरदार मेरा ख्याल अब्दुल कयूम की पार्टी, एक और भी पार्टी थी, उनको भी सपोर्ट किया था। तो 70 के इलेक्शन भी ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट नहीं थे। इसी तरह से मुजीबुर रहमान की पार्टी के खिलाफ भी वहां पर कैंपेनिंग हमारे लोगों ने की थी, हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने की थी। तो बात यह है कि अभी पिछले 1-2 सालों में नून लीग ने ये नैरेटिव बना लिया है और परसेप्शन भी वैसे हो गई। हम मीडिया वाले बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उससे। अब मैं तो देयर इज नो हार्म इन एडमिटिंग दिस फैक्ट कि नून लीग ने अपनी चीजें, मीडिया स्ट्रैटेजी उन्होंने बेहतर की है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे जिमनी इलेक्शंस के बाद, क्योंकि 18 के इलेक्शंस में तो बिल्कुल ही बुद्धू होके बैठे हुए थे, इनको पता ही नहीं चला कि इनके साथ हुआ क्या, बात क्या होगी। नहीं, इनको पता था। लेकिन आपको शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू याद होगा गरीदा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो कैबिनेट के मेंबर्स भी डिसाइड करके बैठा हुआ था, मुझसे तो ये बात हो गई थी कि आप वजीर आजम बनने जा रहे हैं, तो आपकी कैबिनेट के मेंबर्स कौन कौन होंगे। तो ये तो इस खुशफहमी में थे। और देखिए, नवाज शरीफ साहब के आने का भी यही था सबसे बड़ा फैक्टर के रीजन जो था वो यही था कि अगर मैं जाऊंगा, एक तो अवाम सड़कों पे आ जाएंगे, बट वो कॉम्प्रोमाइज्ड थे। और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने ख्वाजा साद रफीक ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ख्वाजा साद रफीक ने और शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर के कोर कमांडर को फोन करके कहा, जिस दिन नवाज शरीफ 12 या 13 जुलाई को यहाँ लैंड किए, कि सर देखें अब हमने तो अपना रोल प्ले कर दिया, हम नहीं पहुंचे ना, तो कोई रिलैक्सेशन लेनी थी, कोई लिवरेज इनको चाहिए थी। तो इसके लिए इन्होंने फोन किया उनको कि देखें हमने तो ओबे किया आपको, तो आप भी हमें थोड़ी सी
फैसिलिटेशन दे, थोड़ी कोई नरमी शर्मी मामला पे लाए। तो इस तरह के मामला इनके साथ चल रहे थे। तो नवाज शरीफ इसी नीयत से आए थे कि अगर मैं जाऊंगा तो रेवोल्यूशन आ जाएगा, आवाम सड़कों पर। चले हम वापस आते हैं एजे के इलेक्शंस की तरफ वापस आते हैं। और वहीद साहब, आपसे सवाल करने से पहले एक और कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें ज्वाइन कर लिया है और भिम्बर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राजा। कौन ज्वाइन कर रहे हैं जी? जाहिद हुसैन साहब। जाहिद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाहिद हुसैन साहब, ये बताएं कि भिम्बर में कितनी सीटें हैं और क्या क्या सिचुएशन इस वक्त भिम्बर में, इलेक्शन की सिचुएशन क्या चल रही है, ये बताएं। जी बिल्कुल, भिम्बर और खासतौर पर चौधरी अनवारुल हक वाला हल्का। जी, चौधरी अनवारुल हक जो भिम्बर 3LA7 है, जिसमें जो पीटीआई के जो चौधरी अनवारुल हक जो मजबूत कैंडिडेट के तौर पे सामने आ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून जो चौधरी तारिक फरूक से है। और जो भिम्बर 2 की बात की, जो भिम्बर 2 में जो मुकाबला है पीटीआई और जो मुस्लिम लीग नून के जो मबेन मुकाबला जारी है, जिसमें कांटेदार मुकाबला, जिसमें जो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जो चौधरी अली शान सोनी है, वो 3 दफा जो है आजाद हैसियत से जीत चुके हैं। अभी भी उनका जो मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो बड़ा टफ मुकाबला जारी है। और अगर हल्का LA5 भिम्बर 1 की बात की जाए तो भिम्बर 1 में जो है ये तीनों जमातें हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है जो आजाद कश्मीर की रियासती जमात है, उसमें जो कांटे का मुकाबला जो अभी जारी है। तो अभी तो पोलिंग का जो अमल है भिम्बर से कितनी सीटें हैं जाहिद साहब? जो जी भिम्बर से जो मुतलका जो भिम्बर की सीटें हैं, जिसमें जो मुस्लिम लीग नून है वो उन्होंने अपने जो तीनों हल्का जात में अपने कैंडिडेट खड़े किए, और जो पीटीआई के हैं उन्होंने भी जो है तीनों हल्का में कैंडिडेट किए, और पीपल्स पार्टी ने भी जो है ना वो तीनों हल्का में जो अपने जो कैंडिडेट। तो तीनों जो सीटें हैं वो आप कह रहे हैं कि तीनों जमातों के दरमियान डिवाइडेड हैं, पलड़ा एक सीट पे एक जमात का, दूसरी पे दूसरी और तीसरी पे तीसरी का भारी है, राइट? नहीं, सबसे जो ज्यादा भिम्बर की जो 2 सीटें हैं वो तो कन्फर्म जो पीटीआई के जो दोनों मजबूत जो है ना मजबूत है, जैसे चौधरी अनवार और लाख साहब और जो अली शान सोनी LA6 से जो ये मजबूत जो कैंडिडेट हैं, जो पलड़ा बारी जो पीटीआई का जो है वो भिम्बर की 2 लेकिन चौधरी अनवार के मुकाबले में बैरिस्टर सुल्तान जो हैं, अब जाहिर है उसी हल्के में, चौधरी अनवार वाले हल्के में बैरिस्टर सुल्तान का बरादरी का वोट भी काफी ज्यादा है, कोई 3-3 3.5 हजार का वोट है उनका, 4,000 का। 3 से 4 हजार जो बैरिस्टर सुल्तान साहब का वोट है। तो वो बैरिस्टर सुल्तान किसको डलवा रहे हैं? चौधरी अनवार को डलवा रहे हैं कि तारिक फारूक को डलवा रहे हैं? वो तारिक फारूक को डलवा रहे हैं। तारिक फारूक ने तो फिर तो चौधरी अनवार की पोजीशन कैसे मजबूत हो गई? फिर तो बेचारों के साथ 2016 वाला हाथ होने वाला है। जी, गुज़श्ता 2016 के जो इलेक्शन में चौधरी अनवार साहब के बिल्कुल उनके जो वफाक में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जो तारिक फरूक के मुकाबले में थे, मैक्सिमम 2 से 3 हजार के जो है वोट के जो पीछे जो वो जीते थे। तो 27 उनका था, 30 उनका था। भी पाकिस्तान में जो है पीटीआई की हुकूमत है। इसके अलावा जो जितना भी रुझान है जो LA7 भिम्बर 3 में वो ज्यादा पीटीआई के जो है ना वोटर जो कैंप में है, ज्यादा तादाद उनमें देखने में आ रही है। वो चौधरी अनवार अगर जीत जाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो ये बैरिस्टर सुल्तान के बारे में या उन पर एक और जो है वो डज होगी, उनको एक और अपसेट होगा? बिल्कुल मैम, इसमें बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि चौधरी अनवारुल हक साहब ने कहीं जो कॉर्नर मीटिंग में भी ये इंकशाफ किया कि जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं वो हमारे हल्के में जो मुदालत ना करें, अगर मैंने की तो बहुत बुरा होगा। बाकी मैं इनको ना मानता हूं, तो ना ये जमात की तरफ से अगर सदर जमात इनको बनाया गया तो वो जमात की तरफ है, मेरा इनसे कोई नहीं। उन्होंने बार बार हर कॉर्नर शमूलती मीटिंग में ये जो है और ये बताएं वज़ीर आज़म के भी उम्मीदवार हैं, वज़ीर आज़म के भी उम्मीदवार। और एक बात ये आखिरी सवाल ये बताएं, IFB प्लीज जरा बंद कर दें, आखिरी मुझे ये बताएं कि सिचुएशन क्या इस वक्त सिक्योरिटी की, अमनो अमान की भिम्बर में? जाहिद हुसैन जी मैम, सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है भिम्बर में कुछ नाखुशगवार वाकयात तो आए हैं। जो भिम्बर 2 समानी में जो पीटीआई के नामजद उम्मीदवार चौधरी अली शान सोनी पे जो काफिले पे जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो कारकुनों की तरफ में जो पथराव और डंडू का आजादाना इस्तेमाल किया, जिसमें उनके जाती जो ड्राइवर थे वो शदीद जख्मी हो गए थे, और एक जो उनका साथ पर्सनल उनके कोई दोस्त थे उनको भी थोड़े चोटें लगी हैं। और जो भिम्बर बरनाला की बात की तो LA5 जो है 1 भिम्बर 1 जहाँ मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों में मामूली तलब कलामी हुई है, जिसके वजह से 2 जो शदीद अफराद जख्मी है। जो भिम्बर LA3 जो है 7 जो है उसमें जो है अभी तक पुरअमन तरीके से सुबह से जो पोलिंग का अमल जारी है। ठीक है, चलें फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, आपके पास दोबारा भी आएंगे और हमें मुजफ्फराबाद से कैपिटल आजाद जम्मू कश्मीर का समर कैपिटल, वहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी इकबाल मीर साहब, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। वहीद साहब, शाहिद मेहता साहब, आपके पास दोबारा भी आऊंगी। इकबाल मीर से जरा पूछ लें। इकबाल मीर साहब, आपको आवाज आ रही है?
जी आ रही है। इकबाल मीर साहब, क्या सिचुएशन है मुजफ्फराबाद में? सबसे पहले सिक्योरिटी की, अमनो अमान की बताएं सिचुएशन प्लीज। जी बिल्कुल, ये जो आज़ाद कश्मीर के दारुल मुजफ्फराबाद का जो हल्का है LA-29, यहाँ कुछ पोलिंग स्टेशन पर तो देखा गया है कि सूरत बड़ी पुरअमन रही है। चूंकि सबसे ज्यादा यहाँ मसाइल जो पेश आए हैं वो ये है कि जो मुस्तकिल पते पर जो वोट जो का इंदराज हुआ है वो भी उसमें भी कोई हर्डल क्रिएट हुई। चूंकि पहले भी इनको बताया गया था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है और दीगर सियासी जमातों की जानिब से कि एक पोलिंग स्टेशन का वोट दूसरे पोलिंग स्टेशन में और दूसरे पोलिंग स्टेशन का वोट तीसरे पोलिंग स्टेशन में था। तो ये कहा गया था कि जिस जिसके पोलिंग स्टेशन में वोट है उसी जगह पर करवाया जाए। तो इस पर भी लोगों के इतराजात थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कारकुनों के दरमियान में जो है वो लड़ाई हुई। इसके साथ जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का हल्का है LA-32 चकार वाला हल्का, जहां पर चट्ठा के मकाम पर जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं उनकी जानब से दूसरे कारकुनान पर जो मुखालिफिन थे उन पे पथराव किया गया और इसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इसके अलावा हल्का 2 लछराट के अंदर भी 2 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर कारकुनों की आपस में जो है गुत्थम गुत्था हुए और गालम गलोच लड़ाई हुई और वहां पर पथराव का इस्तेमाल किया गया। कंडर में इस वक्त भी पोलिंग जो है वो रुक चुकी है और जो गनछतर का इलाका है वहां पर भी पोलिंग रुक चुकी है। इसके अलावा सुबह के वक्त झूरा के मकाम पर जो वादी नीलम का लोअर हल्का है वहां पर भी पोलिंग स्टेशन पर कोई सूरत ऐसी ही नजर आई है। ठीक है, और जो धांधली के इल्जामात हैं उनके हवाले से कोई हकीकत आपको मुजफ्फराबाद के तमाम हलकों में कुछ रिपोर्ट होता नजर आया? आपने कहा कि कुछ में तो ये था कि एक वोट पोलिंग स्टेशन का दूसरे पोलिंग स्टेशन में था, इसके अलावा पोलिंग सामान या कोई दीगर धांधली की जो इल्जामात हैं उसमें कोई हकीकत नजर आई आपको? कुछ जगहों पर जो हम खुद गए विजिट किया है, कुछ जगहों पर ऐसा है कि मर्दाना और जनाना एक ही जगह पर पोलिंग करवाई जा रही है। पहले खवातीन की वहां पर पोलिंग करवाएगी, फिर दूसरी जगह पे, फिर बाद में मर्दों की भी पोलिंग करवाएगी। कुछ लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से मुबैना तौर पर वहां पर जो प्रेसिडिंग ऑफिसर या वहां पर जो दीगर अमला है वो लोगों के साथ जो है ना वो उनकी कोशिश है कि पीपल्स पार्टी के कारकुन को जो है ना वो सपोर्ट हो। ठीक है, इकबाल मीर साहब वापस आएंगे, मैं आप लोगों से करना चाहती खराब। अच्छा, इकबाल मीर, ये चकार में पोलिंग स्टेशन 49 है। मरियम औरंगजेब ने एक ट्वीट भी किया, वो कह रही है कि रेंजर्स ने एक तो पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया और खुद मोहरे लगा रहे हैं। तो इस तरह का, चूंकि ये राजा फारूक हैदर का एरिया है, तो कोई इत्तलात आ रही है इस तरह की? देखिए, वहाँ जो पुलिस एहलकार हैं, रेंजर हैं और जितने भी वहां पर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं उनकी कोई भी ऐसी गलती नहीं है। चूंकि उनका ये कहना है, मैंने खुद भी सुना है और बाकी जगहों पर भी देखा गया है कि उनका ये कहना है हमारा कोई यहाँ पर अजीज नहीं है कि हम किसी की सपोर्ट करें। इसलिए जो कारकुन हैं वो सब्र तमल के साथ लाइनों में खड़े हों, लाइन बनाकर खड़े हों और अपना वोट पे कास्ट करें। और यहाँ पर जब जाहिर है जब ये कारकुन एक दूसरे को देखते हैं, किसी के वोट ज्यादा हो रहे हैं, किसी के कम हो रहे हैं, चूंकि बाहर उनको कुछ न कुछ सूरत नजर आ रही होती है, तो वहां पर जाहिर इश्तियाल अंगेजी होती है और उस पर फिर इल्जामात तो लगेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल मीर साहब। आपसे हम मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे, तमाम कॉरेस्पॉन्डेंट्स से लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम कॉरेस्पॉन्डेंट्स का भी शुक्रिया। लेकिन आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के हवाले से न्यूज 1 की ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। इन 2 घंटों में तो मेरे साथ मौजूद थे शाहिद मेतला साहब और वहीद हुसैन साहब। अभी 3 बजे न्यूज बुलेटिन का टाइम है, 4 बजे तक न्यूज बुलेटिन चलेगा। 4 बजे ट्रांसमिशन दोबारा रिज्यूम की जाएगी, तो शाहिद मेतला साहब आपको ज्वाइन करेंगे एज अ होस्ट और मैं आपको रीज्वाइन करूंगी 7 बजे। सो फिलहाल बैक टू न्यूज 1 कराची स्टेशन और वी विल सी यू विद शाहिद मेतला साहब एट 4 o'clock इंशाल्लाह। सो जुड़े रहिए न्यूज 1 के साथ। स्टे विद अस एंड बैक टू कराची स्टेशन।